Welcome students to the second lecture of first unit। तो प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले लेक्चर में ये सीखा कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में आपने डेफिनेशन में ये पढ़ा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए जो है कुछ लॉज जो है वो फॉलो होते हैं, और हमारा टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकेंड टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का ये। तो इसमें सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी होंगी। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज़ केमिकल चेंज। कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है ये अंडरस्टैंड करेंगे। आपने आइस देखा है, आइस को अगर थोड़ा सा गर्म करते हैं तो आइस इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिक्विड वाटर में। तो इसमें आइस जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड वाटर में चला गया, तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुई, फिजिकल स्टेट चेंज हुई, भौतिक अवस्था में परिवर्तन आया, इसलिए इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, फॉर एग्जांपल मान लें आपने एक वुड का पीस लिया, लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसमें आग लगाई, तो उसमें क्या हुआ कि जो वुडन पीस है उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो फर्स्ट लॉ जो है हमारा वो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बोलता है कि कोई फिजिकल चेंज हो या कोई केमिकल चेंज हो, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आइस का एग्जांपल दिया मैंने आपको, वुडन पीस का एग्जांपल दिया, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। तो फर्स्ट इसमें आइए आप नंबर 1 पे देखो, यहाँ लिखा है आइस का क्या बना, वाटर। फिजिकल चेंज है। अब इस लॉ को यहाँ पर हमने कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए कि अगर आइस का मास 50 ग्राम है तो आइस से जो वाटर बनेगा वो भी 50 ग्राम ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि 50 ग्राम से कम बनेगा वाटर या 50 ग्राम से ज़्यादा बनेगा, ऐसा नहीं है। तो यही है कि फिजिकल चेंज होने से पहले जितना मास था उस मैटर का, उतना ही मास जो है वो फिजिकल चेंज के बाद रहेगा। तो मैटर जो है इस फिजिकल चेंज में क्या हुआ, न डिस्ट्रॉय हुआ ना ही मैटर क्रिएट हुआ। तो मैटर क्या रहता है, मैटर रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज। अब हम केमिकल चेंज की बात करेंगे। तो केमिकल चेंज में सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लिया हमने और इसकी रिएक्शन की हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि AgCl और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। अब ये रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, कैसे हुई, जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद पहले तो ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, क्लियर सोल्यूशन है। आपको पता है सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो बिल्कुल साफ सोल्यूशन बनता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, देखिए नीचे फिगर में। तो ये दोनों सोल्यूशंस अलग अलग ट्यूब में लिए हैं। फिर क्या किया कि इन दोनों सोल्यूशन का मास ले लिया हमने, पूरे ही इस सिस्टम का मास निकाल लिया और कितना आया, 20 ग्राम। अब हमने क्या किया, इस ट्यूब को ऐसे अपसाइड डाउन किया और क्या हुआ कि ये दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स हो गए। दैट मीन्स NaCl और AgNO3 आपस में मिक्स हो गए। तो जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। तो जब ये आपस में रिएक्ट कर गई तो क्या हुआ, यहाँ पर कर्डी प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट्स मतलब दही की तरह जिसको हम बोलते हैं, कर्डी प्रेसिपिटेट्स बन गई, इनकी रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन होने के बाद जो है दोबारा से हमने इस पूरे ट्यूब का
इस ट्यूब को हम बोलते हैं लैंडोल्ट्स ट्यूब, क्योंकि लैंडोल्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो आफ्टर द रिएक्शन, मतलब आफ्टर द केमिकल चेंज जब हो गया, तो दोबारा से इसका मास लिया, दोबारा से इस पूरे सिस्टम का, पूरे ट्यूब का मास कितना आया, 20 ग्राम। इसका बोलने का मतलब है कि रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट का मास था, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट का मास बना, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज the total mass of the reactant is equal to total mass of the products, चाहे चेंज फिजिकल हो या केमिकल हो। सो दिस इज योर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ है ये। तो इसके बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या किया। बोलता है कि 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने ऐड किया 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में, और उसके बाद जब इनके बीच में रिएक्शन हो गई, तब क्या होता है, द रेजिड्यू इज फाउंड टू वे 18 ग्राम। कि जब ये रिएक्शन हो गई तो जो मास बचा हमारे पास, उसको हमने बोला रेजिड्यू, उसका मास कितना था, 18 ग्राम। अब ये हमारे से पूछा है इसमें एक्सरसाइज में, इस न्यूमेरिकल में, कि व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड। कि इस रिएक्शन में देखेंगे हम, नीचे रिएक्शन में CO2 बनी, तो CO2 का कितना मास है। तो देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड में जब रिएक्शन हुई, तो ये चीजें हमारे पास बनी, सोडियम एसीटेट और H2O, और CO2 यहाँ से एस्केप हो गई, इसलिए एरो लगाया अपसाइड। तो जो हमें दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का मास 6.3 है, एसिटिक एसिड का 15 ग्राम है, और यहाँ पर सोडियम एसीटेट और वाटर जो रेजिड्यू के रूप में रह गया नीचे सॉलिड फॉर्म में, दोनों का मिक्सचर रह गया, वो है 18 ग्राम। तो पूछता है कि CO2 का कितना मास बना। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे। सो मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, 6.3 प्लस 15 ग्राम, और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 18 प्लस ये जो CO2 है इसका मास। तो इसमें इन मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, 18 प्लस मास ऑफ CO2, ये किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का मास रिएक्टेंट्स के मास के बराबर। तो रिएक्टेंट्स का मास दोनों का कितना है, 15 प्लस 6.3 दैट इज 21.3। तो यहाँ से मास ऑफ CO2 रह गया फिर 21.3 माइनस 18 करके। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये लॉ। ये बोलता है कि कोई केमिकल कंपाउंड है। अब पहले तो ये समझ लीजिए आप, केमिकल कंपाउंड क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर जो है वो दो एलिमेंट से बना है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। समझ गए केमिकल कंपाउंड का मतलब, कि कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो वाटर का जो फॉर्मेशन है वो दो एलिमेंट से हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये लॉ ये कहता है कि वाटर आप किसी भी सोर्स से ले आइए, ठीक है, यू गेट वाटर फ्रॉम एनी सोर्स। एनी सोर्स का मतलब किसी झील से ले आओ, ठीक है, या किसी तालाब से ले आओ, तो वाटर कहीं से भी आएगा, उसमें वो वाटर दो ही एलिमेंट से बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दूसरी बात ये लॉ क्या बोलता है कि
उस कंपाउंड में, उस वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा, उसका जो मास होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा, उनके मासेस की जो रेशियो होगी वो भी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो वाटर के केस में हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास की जो रेशियो होती है वो होती है 1:8। तो रेशियो को हम कैसे समझते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन को मास ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो तो वो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वाटर में कैसे पता लगा हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो ये किसी और साइंटिस्ट ने जो है वो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके, एक प्रोसेस हम आगे जाके पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो वाटर को मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक किया, तो उसमें से दो गैसेस निकली थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वहां से ये पता लगा कि वाटर में दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम इस लॉ को समझ गए कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में हमेशा क्या होंगे, एक जैसे ही एलिमेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक सोर्स से वाटर लाया उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और दूसरे कहीं और से लाया उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी है, नहीं। किसी भी सोर्स से लाइए आप किसी भी कंपाउंड को, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स ही रहेंगे। साथ में उन एलिमेंट्स के मासेस की जो रेशियो है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे ग्लूकोज के बारे में आपने सुना है, खाया है। ग्लूकोज में हमेशा 3 एलिमेंट होते हैं। ग्लूकोज कितने चीजों से बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, कहीं से भी लाइए आप ग्लूकोज, इन 3 एलिमेंट से मिलकर बना होगा। और इनके मासेस की जो रेशियो होगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मासेस की जो रेशियो होगी वो रहती है 6:1:8। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसमें स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contains same elements combined together in a fixed or same proportion by mass। कि केमिकल कंपाउंड में हमेशा एक जैसे एलिमेंट्स होंगे और उनके जो मासेस की रेशियो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।